हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज अपने पढ़ने जा रहे हैं वेदरिंग के बारे में, अपक्षय के बारे में। फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस का ये थर्ड टॉपिक है। सेकंड टॉपिक था, उसके अंदर रॉक्स और मिनरल का पूछा हुआ था, तो अपनों ने सेकंड लेक्चर के अंदर रॉक्स के बारे में पढ़ लिया था और थर्ड लेक्चर के अंदर अपनों ने मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, खनिज के बारे में पढ़ा था। आज आपका फोर्थ लेक्चर है, जिसके अंदर अपने क्या पढ़ेंगे, अपक्षय के बारे में पढ़ेंगे, वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे। वही रहेगा शेड्यूल, बाईलैंग्वेज क्लासेज रहेगी, ठीक है। जितनी भी क्लासेज रहेगी अब सारी बाईलैंग्वेज रहेगी, ठीक है। और एक काम और करूंगा, अब मैंने जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको फंडामेंटल ऑफ सोशल साइंस करा रहा हूँ, बीएससी लेवल की करा रहा हूँ, ठीक है। जो आपकी बीएससी के अंदर सिलेबस लगता है उसको टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। तो साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, यही टॉपिक मैंने कॉम्पिटिशन लेवल के अंदर भी कराए हुए हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इनके जो कंपटीशन लेवल वाली क्लास ली हुई थी वो भी इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो यदि आप कंपटीशन लेवल से भी पढ़ना चाहते हो तो उस क्लास को भी आप देख सकते हो। तो आप थ्योरी वाली क्लास तो ये होगी, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको जो है कंपटीशन लेवल वाली क्लास का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं वेदरिंग। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्लास जो है वो कैसी लगती है मेरी, ठीक है। देखिए, वेदरिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, अपक्षय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अपक्षय क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। देखिए, जब बात आती है अपक्षय की, पहले हिंदी में परिभाषा की बात करेंगे, उसके बाद में इंग्लिश के अंदर इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। अपक्षय की बात करें तो अपक्षय होता क्या है। तो अपक्षय होता है कि चट्टानों व खनिजों का विघटन व अपघटन के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना अपक्षय कहलाता है, ठीक है। दोबारा एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। चट्टानों व खनिजों का विघटन व अपघटन के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना ही क्या कहलाता है, या टूटना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। इंग्लिश में डेफिनेशन कैसे बनेगी, इंग्लिश में डेफिनेशन बनेगी, वेदरिंग इज ए प्रोसेस इन विच रॉक्स एंड मिनरल्स आर ब्रेक डाउन इन स्मॉल पीसीज बाय डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन प्रोसेस, ठीक है, समझ आ गई। वेदरिंग इज ए प्रोसेस इन विच रॉक्स एंड मिनरल्स आर ब्रेक डाउन इन स्मॉल पीसीज बाय डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन प्रोसेस, ठीक है। या आपने ये एक डेफिनेशन तो ये होगी, या इंग्लिश वीडियो वाले इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स इन स्मॉल पीसीज बाय डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन प्रोसेस दैट इज कॉल्ड वेदरिंग, ठीक है। तो मैं दोनों टाइप की डेफिनेशन है वो आपको बता दी है, और एक डेफिनेशन में जो लास्ट वाली है वो लिख भी देता हूँ, ब्रेक डाउन, और एक हिंदी में भी लिख दूंगा, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स इन स्मॉल पीसेज बाय डिसइंटीग्रेशन एंड decomposition process is called weathering, ठीक है। ये डेफिनेशन होगी, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि आप इसे भी लिख सकते हो, रॉक एंड मिनरल्स आर ब्रेक डाउन इन स्मॉल पीसेज बाय डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर ही बोल दिया था कि आप जो है अपनी भाषा के अंदर लिखना सीखिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इसको पहले आप समझिए अच्छे तरीके से। जब आपको ये टॉपिक समझ आ गया ना, उसके बाद में आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो उसको आप अपनी भाषा के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने डेफिनेशन बताई तो इसकी डेफिनेशन मैंने यहीं पे 2 बनाकर आपको बता दी, ऐसे ही आप 3 भी बना सकते हो इसकी डेफिनेशन अपनी भाषा के अंदर, ठीक है ना। तो आपको डेफिनेशन समझ आ गई, इसके बाद में आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। जैसे अपक्षय की परिभाषा क्या लिखेंगे, चट्टानों व खनिजों का विघटन व अपघटन प्रक्रिया के द्वारा
छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना अपक्षय कहलाता है। ठीक है, ये लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर डेफिनेशन आपको लिख कर बता दी। ठीक है, तो इन डेफिनेशन को आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। और वेदरिंग की डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाती है आपके थ्योरी एग्जाम के अंदर 1 नंबर की। ठीक है, तो इंग्लिश में डेफिनेशन होगी, हिंदी में क्या हो जाएगी, चट्टानों व खनिजों का विघटन व अपघटन के प्रक्रिया के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना ही अपक्षय कहलाता है। अब विघटन और अपघटन क्या होता है उसकी बात अपने करते हैं। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन। अब देखिए, यदि फिजिकल फॉर्म के अंदर चेंज हो रहा है, इसके भौतिक रूप के अंदर चेंज हो रहा है, तो वो आपका होता है विघटन यानी डिसइंटीग्रेशन। और यदि उसके रासायनिक रूप के अंदर परिवर्तन हो रहा है, केमिकल फॉर्म के अंदर चेंज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं अपने अपघटन यानी डिकम्पोजिशन। समझ आ गया? ठीक है, यदि उसके फिजिकल फॉर्म मतलब फिजिकल के रूप में, मतलब जैसे कि अपने जो इसकी फिजिकल वेदरिंग पढ़ेंगे तो वो सारा क्या होएगा, डिसइंटीग्रेशन होएगा, विघटन होएगा। जब अपने केमिकल वाले फैक्टर्स पढ़ेंगे उसके अंदर तो वो सारा आपका अपघटन होएगा यानी डिकम्पोजिशन होएगा। तो डिकम्पोजिशन के अंदर क्या होता है, उसके केमिकल कंपोजिशन के अंदर चेंज होता है। जैसे ह्यूमस होती है तो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसका डिकम्पोजिशन होता है, तो उससे ऑर्गेनिक एसिड वगैरह बनते हैं। ठीक है ना, मतलब उससे क्या हो रहा है, उसके केमिकल फॉर्म के अंदर चेंज हो रहा है। ठीक है, और जो डिसइंटीग्रेशन होएगा उसके अंदर क्या होएगा, उसकी केमिकल फॉर्म के अंदर बिल्कुल ही चेंज नहीं होएगा। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ क्या है, जो उसकी जो फिजिकल फॉर्म थी, ठीक है, जैसे मान लो उसकी आकृति कैसी थी, उसके अंदर चेंज यदि परिवर्तन होता है तो वो आपका विघटन यानी डिसइंटीग्रेशन कहलाता है। तो चलिए इसके टाइप्स की बात करते हैं अपने। तो 3 टाइप की वेदरिंग होती है, 3 टाइप का अपक्षय होता है। ठीक है, कौन कौन सा? एक होता है फिजिकल वेदरिंग, ठीक है, एक होती है केमिकल वेदरिंग, और एक होती है आपकी बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है ना, जिसके अंदर अपने पंगे करते हैं ना, वो सारा बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर आता है। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। ठीक है, इंसान जो भी चट्टानों के साथ पंगे करता है ना, और वो सारा इसके अंदर आएगा, तो अपने उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, बायोलॉजिकल जैविक के अंदर। तो फिजिकल वेदरिंग की बात करूं, भौतिक अपक्षय की बात करूं, तो भौतिक अपक्षय के अंदर अब आपको वेदरिंग की डेफिनेशन याद है तो उसी टाइप से लिखना है। बस उसके अंदर क्या है, हिंदी मीडियम वाले अपघटन हटा देंगे और इंग्लिश मीडियम वाले जो है डिकम्पोजिशन हटा देंगे। मतलब क्या लिखेंगे कि जो चट्टानों व खनिजों का अपक्षय है वो अपघटन के विघटन के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना ही क्या कहलाता है, भौतिक अपक्षय कहलाता है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए डेफिनेशन, चट्टानों व खनिजों का विघटन के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना ही भौतिक अपक्षय कहलाता है। एक इसकी सबसे बढ़िया जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी, वो ये बनेगी, वो आप ये लिख सकते हो, चट्टानों व खनिजों का विघटन के द्वारा। ठीक है, चट्टानों व खनिजों का विघटन के द्वारा, ठीक है, जलवायु कारकों के द्वारा, सॉरी विघटन तो उसके अंदर आएगा, सेकंड डेफिनेशन के अंदर आप विघटन की जगह जलवायु कारक लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या लिखोगे, चट्टानों व खनिजों का जलवायु कारकों के द्वारा, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना ही क्या कहलाता है, भौतिक अपक्षय कहलाता है। तो एक डेफिनेशन में आप जलवायु कारक की जगह आप विघटन भी ले सकते हो, क्योंकि उसके फिजिकल फॉर्म के उसके भौतिक रूप में परिवर्तन हो रहा है। और सेकंड डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हो कि चट्टानों व खनिजों का जलवायु कारकों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना ही भौतिक अपक्षय कहलाता है। ठीक है, जो आपकी बुक है वो ये वाली लैंग्वेज बोलती है। ठीक है, जो जलवायु कारकों वाली बताई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स बाय क्लाइमेटिक फैक्टर दैट इज कॉल्ड फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, क्लाइमेटिक जो फैक्टर्स हैं उनके द्वारा यदि उनका ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसको बोलेंगे अपने फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, अब इसके अंदर जो फैक्टर्स हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स, तो वो कौन कौन से हैं उनके बारे में देख लीजिए। पहला आता है आपका विंड। ठीक है,
आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी, तो इस इमेज के बारे में मैं आपको नाम बताऊंगा इसका भी, इसको कौन सी वेदरिंग बोलते हैं। तो पहले इस इमेज को अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो ये क्या है, आप लोगों ने देखा हुआ भी है, ठीक है। हवा चलती है तो वो क्या है, अपने साथ जो है जो भी बड़ी चट्टानें वगैरह होती है वहाँ से क्या है, उनको प्रेशर डालती है उस पर। और आपको भी पता है कोई भी चीज़ पे जब प्रेशर डलेगा तो वो क्या है, टूट जाती है, ठीक है। तो हवा प्रेशर लगाती है तो उससे क्या है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। और जो आपको मैंने अभी डायग्राम दिखाया था, इसको बोलते हैं मशरूम टाइप ऑफ रॉक्स, ठीक है। तो हवा के द्वारा जो वेदरिंग होती है उससे कौन सी जो है चट्टानें बनती है, ये एग्जाम के अंदर आपके 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो याद रख लेना, हवा के द्वारा जब अबक्षा होता है तो उससे मशरूम की तरह चट्टानें बनती हैं। हिंदी मीडियम वाले तो ये लिख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं मशरूम टाइप रॉक फॉर्म्ड, मशरूम टाइप रॉक्स फॉर्म, ठीक है। आपने डायग्राम देख लिया होगा, वो मशरूम की तरह ही दिखाई दे रही थी, ठीक है ना। तो ये होती है मशरूम टाइप रॉक्स। तो आपके 1 नंबर के अंदर जो रेगिस्तान वगैरह आते हैं उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर क्या लिखोगे, और देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपके, वो है आपके केमिकल वेदरिंग, वो समझने वाला है। ये सारा आपको अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, थ्योरेटिकल पार्ट है, विंड हो गया, और जो आपने टेम्परेचर पढ़ेंगे, ग्लेशियर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो वो अपने क्या है खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस उसके अंदर आपको मेन पॉइंट याद होना चाहिए कि इससे कौन सी रॉक बन रही है, इससे कौन सी नहीं, ठीक है। तो विंड से बनती है मशरूम टाइप की रॉक जो है, वो इससे बनती है। डायग्राम में आपने देख लिया होगा। तो आप हिंदी मीडियम वाले भी ये लिख सकते हैं कि जब चट्टानों में खनिजों का अपक्षय हवा के द्वारा होता है तो उसे क्या बोल देंगे, अपने फिजिकल वेदरिंग ही बोलेंगे, और उसका कारक जो होता है वो हवा होती है, ठीक है। और इससे और एक पॉइंट बना के इसके अंदर लिख देना कि हवा के द्वारा, ठीक है, निर्मित होने वाली रॉक को मशरूम रॉक बोलते हैं, मशरूम चट्टान बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका 2nd नंबर पे आता है, इसके अंदर फैक्टर जो होता है वो आता है आपका टेम्परेचर। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, ठीक है। तो तापमान जो है उससे एक शब्द आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन पहले उससे समझते हैं, फिर उसके शब्द के बारे में बात करेंगे। तापमान की बात करूं, आपको भी पता है गर्मियों के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और सर्दियों के अंदर टेम्परेचर कम हो जाता है। और कई बार तो इतना टेम्परेचर कम हो जाता है कि बर्फ़ वगैरह है वो भी गिरने लग जाती है, ठीक है। तो देखिए, जब टेम्परेचर बढ़ा तो वहाँ पर जो चट्टान थी, ठीक है, उसके अंदर क्या है, पानी वगैरह था, तो वो क्या था, लिक्विड फॉर्म के अंदर था, ठीक है। उससे कोई उसके अंदर जो है अपक्षय नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जब तापमान कम हुआ, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और इससे कम भी हो गया, माइनस में भी चला गया, तो वो जो वाटर था वो किस फॉर्म में हो जाता है, वो हो जाता है आपका आइस फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब वाटर वाला भी कंसेप्ट यही समझ लेना, क्योंकि 3rd पॉइंट जो है वो वाटर ही है, ठीक है। 3rd कौन सा है, वाटर ही है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस यदि टेम्परेचर हो जाएगा, ये इससे कम हो जाएगा, तो पानी किस रूप में आ जाता है, वो आइस फॉर्म में आ जाता है। और जब आइस बन जाती है, बर्फ बन जाती है, तब उसका प्रेशर जो है वो 9% इंक्रीज हो जाता है। मान लो आप कोई चीज़ पे पानी से प्रेशर डाल रहे हो, ठीक है, तो उसका प्रेशर जो था, और जब वो बर्फ बन गई तब उसके बीच में जो फोर्स लगा, प्रेशर लगा, वो 9% उससे इंक्रीज हो गया। जितना मान लो पहले 10 लग रहा था, तो अब वो कितना हो जाएगा, 19 से हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि 9% इंक्रीज हो जाता है प्रेशर जब वाटर जो है वो आइस फॉर्म में बदल जाता है, ठीक है। तो याद रख लेना, ये चीज़ आपके काम आती है, ठीक है। 9% जो है इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए, जब इंक्रीज हो गया तो मान लो ये कोई चट्टान थी, ठीक है, इसके बीच में क्या हुआ, पहले ये मान लो इस टाइप से थी चट्टान, ठीक है। तो टेम्परेचर पड़ा तो ये क्या है, थोड़ी सी पिघल गई चट्टान, ठीक है। जब टेम्परेचर माइनस में जाने लगा तो ये क्या हो, सिकुड़ने लग गई। जब सिकुड़ने लगी तो ऊपर वाली लेयर जो है वो सिकुड़ जाएगी, ठीक है। फिर ये क्या है, इसकी ये अलग हो जाएगी। फिर दोबारा टेम्परेचर हुआ तो इस टाइप से इनकी एक परत बनती जाती है। इसीलिए जो टेम्परेचर है उसको क्या बोलते हैं, ओनियन टाइप पिलिंग बोलते हैं। इंग्लिश में और हिंदी में यही बोलते हैं, ओनियन टाइप पिलिंग, ठीक है। तो तापमान के द्वारा
चट्टानें ओनियन टाइप पिलिंग की हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर ओनियन टाइप पिलिंग होती है, क्योंकि प्याज के आपने देखा होगा छिलके से होते हैं ना, तो प्याज के आप हिंदी मीडियम वाले ये भी लिख सकते हो कि प्याज के छिलके नुमा जो है चट्टानों का निर्माण हो जाता है। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो, तो ये ओनियन टाइप पिलिंग होती है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि अलग अलग लेयर सी आपको दिखाई दे रही होगी। सेकंड डायग्राम देखिए, इसके अंदर भी आपको जो है लेयर सी दिखाई दे रही है। तो टेम्परेचर के कारण भी क्या होता है, उसके अंदर वेदरिंग होती है। थर्ड है वाटर। वाटर का मैंने बता ही दिया कि जब पानी था वो अपने साथ क्या है प्रेशर से आया, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो नदियाँ वगैरह है उसके अंदर बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं, तो वो क्या होते हैं चट्टानों के जो चट्टाने होते हैं उनको अपने साथ जो है उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको बहाकर ले आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चट्टान है, मान लो इसके पास से यदि पानी गुजरा है तो इस पर प्रेशर लग रहा है, प्रेशर के कारण यहाँ पे जो चट्टान थी उसकी जो वो क्या है कमज़ोर हो जाएगी और वो टूटकर जो है अलग हो जाएगी। ठीक है, तो पानी के द्वारा भी वेदरिंग होती है। उसके बाद में आप लिख सकते हो ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर के द्वारा भी वेदरिंग होती है। आप लोगों ने यदि इंस्टाग्राम पे आपने रील्स भी देखी होगी बहुत सारी, जिसके अंदर क्या होता है ग्लेशियर जो है पिघलता है तो बहुत सारी जो है वहाँ पर चट्टानें टूट जाती हैं। ठीक है, तो ये भी है फिजिकल वेदरिंग का जो है फैक्टर है। तो 4 फैक्टर हो गए क्लाइमेटिक फैक्टर। एक हो गया विंड, जिससे मशरूम टाइप रोग की निर्माण होता है। सेकेंड आ गया टेम्परेचर यानी तापमान, जिससे प्याज की छिलके नुमा जो है चट्टान हो जाती है। ठीक है, ओनियन टाइप पिलिंग हो जाती है। थर्ड है वाटर। वाटर के द्वारा क्या है वेदरिंग होती है। और ग्लेशियर है, ग्लेशियर के द्वारा भी जो है अपक्षय होता है, वेदरिंग होती है। तो ये तो था थ्योरेटिकल, जिसको आप जो है बुक से भी पढ़ सकते हैं, और बुक से नहीं है तो जैसे जैसे मैंने बताया उस हिसाब से आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट वेदरिंग है वो है आपकी केमिकल वेदरिंग। ठीक है, कौन सी है? केमिकल वेदरिंग, रासायनिक अपक्षय। अब देखिए रासायनिक अपक्षय, इसके अंदर आपको 5-6 पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं, तो वो आप लोगों को वैसे पता भी होगा कौन कौन से होते हैं, और उनके बारे में डिटेल अपने पढ़ने जा रहे हैं। एक होता है हाइड्रेशन। ठीक है, हाइड्रेशन का मतलब हो गया जल योजन। सेकंड होता है हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। थर्ड होता है सॉल्यूशन यानी विलयन। फोर्थ होता है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है, फिफ्थ होता है आपका कार्बनीकरण, कार्बोनाइजेशन। ठीक है, ये 500 पॉइंट जो है इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर देखता है कि फिजिकल तो उसने अपनी भाषा में लिख दिया होगा, और जो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं यदि आपने वो लिख दिए तो आपको एग्जामिनर नंबर पूरे देगा। ठीक है, क्योंकि जो थ्योरी वाली क्लासेज होती है उसके अंदर जो है ये चीज़ बताई नहीं जाती, लेकिन मैंने आपको बताया है क्योंकि आपको पूरे के पूरे नंबर दिलवाने हैं। ठीक है, केमिकल वेदरिंग की बात करूँ, रासायनिक वेदरिंग जो रासायनिक अपक्षय होता है, तो उसके अंदर अपने सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रेशन के बारे में। ठीक है, जल योजन। ठीक है, योजन को याद कीजिए योग से, योग मतलब उसको जोड़ना। ठीक है, तो पानी किसी के साथ जुड़कर कोई नया खनिज बनाएगा तो वो क्या होएगा, आपका हाइड्रेशन होएगा। ठीक है, पानी जो है वो किसी खनिज के साथ मिलकर कोई एक अलग खनिज बना रहा है तो उसको अपने क्या बोल देते हैं, उसको अपने बोल देते हैं हाइड्रेशन। ठीक है, तो अपने क्या लिखेंगे, पानी का किसी खनिज के द्वारा, ठीक है, पानी का किसी खनिज के साथ जुड़कर एक नया खनिज बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं अपने हाइड्रेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर विद एनी मिनरल, ए न्यू मिनरल आर फॉर्म्ड, इट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर, combination of water with any mineral, combination of water with any mineral, a new mineral are formed, that is called hydration। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, पानी का किसी खनिज के साथ जुड़कर एक नया खनिज बनाना ही
हाइड्रेशन यानी जल योजन कहलाता है। ठीक है, अच्छा योग जल योजक लिख दिया, योजन। ठीक है, ठीक है, तो जल योजन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर यानी हाइड्रेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर विद एनी मिनरल, ए न्यू मिनरल आर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। ठीक है, समझ आ गया होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर डेफिनेशन आ गई समझ। अब जो है इसकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इक्वेशन। दो इक्वेशन आपको लिखवाने जा रहा हूं जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। पहली इक्वेशन है कैल्शियम सल्फेट जो है वो क्या करेगा, पानी के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, एक नया मिनरल बना देगा जिसको अपने बोलते हैं जिप्सम, CSO4.2H2O। क्या बन गया भाई? जिप्सम बन गया। एक और इसकी जो रिएक्शन है, ठीक है, वो मेन इंपॉर्टेंट है और जो मुझे बीएससी के अंदर जाके समझ आई थी, पहले 12th के अंदर जब पढ़ी थी तो मेरे को वो समझ ही नहीं आई थी इक्वेशन। ठीक है, उसके अंदर होता क्या है, तो देखिए Fe2O3 इसको बोलते हैं हेमेटाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हेमेटाइट बोलते हैं। ये जब किसके साथ रिएक्शन करेगा, पानी के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये जब पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो इससे बनता है आपका लिमोनाइट। क्या बनता है इससे? लिमोनाइट बनता है। समझ आ गया? Fe2O3 था, इसने पानी के साथ रिएक्शन की तो इसने Fe2O3.3H2O बना दिया, लिमोनाइट बना दिया। ठीक है, तो देखिए पानी जो है वो किसी मिनरल के साथ रिएक्शन कर रहा है और एक नया मिनरल बना रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। मतलब पानी क्या हुआ, ऐड हुआ है और उसने क्या है, एक नया मिनरल बना दिया, इसीलिए इसको बोला जाता है हाइड्रेशन यानी जल योजन। समझ आ गया होगा? जो हेमेटाइट होता है वो रेड कलर का होता है और जो आपका लिमोनाइट होता है वो येलो कलर का होता है। तो देखिए पानी के कारण भी इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन आपने नोट कर ली होगी। सेकंड अपना इसके अंदर पॉइंट आता है आपका सेकंड पॉइंट इसके अंदर है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा कि पानी का अपघटन होना। ठीक है, जल अपघटन इसको बोलते हैं। हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन, इसके अंदर क्या होगा, जो पानी था H2O था वो क्या होगा, दो आयनीकृत हो जाएगा। ठीक है, दो अलग अलग आयन में बंट जाएगा, H+ और OH- में। ठीक है, और ये आगे जाके जो रिएक्शन करेगा और दो मिनरल बना देगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, H2O आयोनाइज्ड इन H and OH आयन्स। ठीक है, एंड दीज आयन्स आर रिएक्टेड विद मिनरल एंड टू मिनरल्स आर फॉर्म्ड, इट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन। और एक चीज देखिएगा, मैं जो डेफिनेशन बनाता हूँ वो यहीं पे जो है रिएक्शन वगैरह मेरे माइंड में है, तो उसी हिसाब से मैं आपको डेफिनेशन, तभी जो है वो एक लैंग्वेज स्पीड के अंदर नहीं बता रहा ताकि। और इसी यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आपको यदि इसके बारे में पता है ना हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, तो आप अपनी भाषा में डेफिनेशन बना सकते हो। जैसे ये मैंने आपको बना के बताई है कि जो H2O था वो आयोनाइज्ड हुआ और उसने क्या बना दिया, H और OH आयन्स बना दिए, और ये जो आयन है दीज आयन्स आर रिएक्टेड विद ए मिनरल एंड टू न्यू मिनरल आर फॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, H2O जो है, ठीक है, पानी आयनीकृत होकर H और OH के अंदर H और OH आयन्स में बदल जाता है, और ये आयन किसी खनिज के साथ मिलकर दो नए खनिज बनाते हैं, इसे जल अपघटन कहते हैं। समझ आ गया होगा आपको? तो इसकी रिएक्शन नोट कर लीजिए। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर मैंने डेफिनेशन बता दी है। जल अपघटन के अंदर क्या इसकी जो लिखेंगे इक्वेशन, आपका H2O था, उसने ऑर्थोक्लेज। अब ऑर्थोक्लेज का कल मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था अच्छे तरीके से। क्या लिखाया था, पोटेशियम
एल्यूमिनियम Si3O8। ठीक है, इसको आप क्या कीजिए, इस टाइप से लिख लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, H और OH। ठीक है, अब देखिए ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और H जो है इसके साथ कर लेगा, तो इससे क्या बन गया, एक तो KOH बन गया और इससे क्या बन जाएगा, HAlSi3O8। तो ये दो नए मिनरल बन गए। ठीक है, और यही अपनी डेफिनेशन थी हाइड्रोलाइसिस की। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। थर्ड आता है आपका पॉइंट, सॉल्यूशन। विलियन। ठीक है, विलियन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, विलियन की डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो कि वाटर सोल्यूबल, ठीक है, वाटर सोल्यूबल मिनरल्स डिजोल्व इनटू वाटर एंड वाश आउट फ्रॉम रॉक, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब जो आपके खनिज थे, ठीक है, वो क्या, जो पानी के अंदर घुल सकते हैं खनिज, वो वाले खनिज क्या हुए, चट्टान से घुलकर अलग हो गए, तो उसको अपनों ने बोल दिया विलियन, कि उन्होंने एक चट्टान से अलग होकर उन्होंने एक विलियन बना दिया, और उसको अपने बोल सकते हैं कि जो बना है उसको विलियन बोलते हैं, वो सॉल्यूशन कहलाता है। तो अपने हिंदी मीडियम वाले क्या ले सकते हैं, जल विलय खनिज। ठीक है, जल विलय खनिज जल के साथ घुलकर एक विलियन बना लेते हैं। ठीक है, और ये जो विलियन है ये चट्टानों से अलग हो जाता है, इसके कारण जो है अपक्षय होता है। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, और सॉल्यूशन के अंदर कोई इक्वेशन मत लिखो, चाहे आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि जो जल विलय खनिज हैं, ठीक है, जल विलय खनिज जो है वो क्या होते हैं, पानी के साथ घुलकर जो है चट्टान से अलग हो जाते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, विलियन कहलाती है, सॉल्यूशन कहलाती है। जैसे आपका NaCl है, वो पानी के साथ घुलकर एक विलियन बना लेता है। ठीक है, इसके बाद में अपने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन समझते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसको बोल सकते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन। ठीक है, तो इसकी आपको इक्वेशन एक लिखा देता हूं एक साथ ही। ठीक है, तो एक होता है आपका FeO, फेरस ऑक्साइड। ठीक है, फेरस ऑक्साइड जो है वो अपनों ने नाम सुना होगा। ठीक है, तो फेरस ऑक्साइड है, तो पहले अपने ऑक्सीडेशन की बात करें तो ये ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना। ठीक है, और रिमूव किसका होना, हाइड्रोजन का होना। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, मतलब इसके अंदर क्या करेंगे, ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। तो इससे जो मिनरल बना वो क्या बन गया, Fe2O3। ठीक है, क्या बन गया, हेमेटाइड बन गया Fe2O3। अभी अपनों ने हेमेटाइड का फॉर्मूला देखा था। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये वापिस रिडक्शन प्रोसेस चली तो इसके अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होना, हटना। ठीक है, तो जब रिडक्शन प्रोसेस हुई तो इससे ऑक्सीजन हट जाएगी और ये वापस ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो ये एक इक्वेशन है जिसके अंदर अपनों ने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों के बारे में पढ़ लिया। तो आपको ये इक्वेशन अच्छे तरीके से एग्जाम के अंदर लिख के आनी होगी। ठीक है, लास्ट इसके अंदर आता है पांचवा, कार्बनीकरण। इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट इनकी इक्वेशन है, जितनी डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, कार्बोनाइजेशन, कार्बनीकरण। ठीक है, कार्बोनाइजेशन, कार्बनीकरण क्या होता है कि CO2 जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो किसी क्षार के साथ मिलकर एक अभिक्रिया बनाती है, रिएक्शन बनाती है, जिसको अपने बोलते हैं कार्बनीकरण। ठीक है, समझ आ गया। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख सकते हैं, रिएक्शन ऑफ CO2 विद एनी बेस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, रिएक्शन ऑफ CO2 with any base
दैट इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का किसी क्षार के साथ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। इसकी इक्वेशन आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, और बायोलॉजिकल वाले में तो 2 मिनट का ही काम है। ये अपना हो जाएगा केमिकल वेदरिंग कंप्लीट। CO2 थी, ठीक है, उसने क्या किया, H2O के साथ रिएक्शन किया और H2CO3 कार्बनिक अम्ल बना दिया। अब इसने कार्बनिक अम्ल ने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट जो था उसके साथ रिएक्शन की। ये क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, और जब इसने कार्बनिक जो एसिड जो है उसके साथ रिएक्शन की तो ये क्या हो गया, सोल्यूबल फॉर्म में चेंज हो गया। ये इसकी है कार्बोनाइजेशन की इक्वेशन। ये कंप्लीट एक इक्वेशन है, ठीक है ना। CO2 था, H2O के साथ रिएक्शन करके इसने कार्बनिक अम्ल बना दिया, और ये कार्बनिक अम्ल कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, CHCO3 बना देता है, जो क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, और ये वाटर इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, इसके बाद में अपने आती है बायोलॉजिकल वेदरिंग, जैविक अपक्षय। ठीक है, जैविक अपक्षय किसी भी जीवित जीव के द्वारा जब चट्टान व खनिजों का अपक्षय होता है तो उसे जैविक अपक्षय कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके द्वारा जो रॉक्स की वेदरिंग होती है तो वो कौन सी कहलाती है, अपनी बायोलॉजिकल वेदरिंग कहलाती है। इसके 3 एजेंट हैं, कौन कौन से, एक होते हैं प्लांट्स, सेकंड है एनिमल एंड ह्यूमस, और सॉरी ह्यूमस क्या, ह्यूमन। ठीक है, और थर्ड हो जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये वाली वेदरिंग तो आप सब लोगों ने देखी है, तीनों एजेंट के द्वारा जो हो रही है। प्लांट्स के द्वारा आप लोगों ने देखा होगा, चट्टानों के अंदर यदि प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं तो उनकी रूट जो है जैसे जैसे ग्रोथ करती जाएगी, ठीक है, मान लो ये कोई चट्टान थी, ठीक है, और यहाँ पे कोई प्लांट था, ठीक है, अब इसकी रूट जो है वो क्या हो रही है, डेवलप होती जा रही है, वो अपनी ग्रोथ करती जा रही है। तो जैसे जैसे यहाँ पे ये ग्रोथ करेगी तो चट्टान के बीच में क्या हो जाएगी, दरार आना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी तो ये वाला जो हिस्सा है वो अलग हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगी, एक चट्टान की वेदरिंग हो जाएगी, अपक्षय हो जाएगा। तो प्लांट रूट जो होती है वो क्या करती है, चट्टान के अंदर दरारें डाल देती है जिससे उसका अपक्षय हो जाता है। तो प्लांट्स के द्वारा भी वेदरिंग होती है। सेकेंड होता है एनिमल एंड ह्यूमन के द्वारा। ठीक है, ह्यूमन के द्वारा जैसे अपने किसी से कहीं से मान लो मिट्टी लाने गए, ठीक है, तो ह्यूमन के बारे में तो आप देख सकते हो, जैसे मान लो ये चट्टान थी, यहाँ पे अपने खुदाई करने लग गए तो ये भी क्या एक वेदरिंग है। अपने को यहाँ की मिट्टी चाहिए थी, इसको मिट्टी को लेके गए तो ये भी एक वेदरिंग है। तो वो क्या होती है आपकी, वो उसके अंदर एजेंट कौन है, ह्यूमन है। तो जो है बायोलॉजिकल का जो सेकंड एजेंट था वो कौन था, एनिमल और ह्यूमन। जानवर जो है वो भी वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे चूहा हो गया, ठीक है, स्नैक्स हो गए, जितने भी है वो क्या उसके अंदर जो है बिल बना कर रहते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, एक टाइप की उसके अंदर वेदरिंग करते हैं। थर्ड एजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर क्या करते हैं, रिएक्शन वगैरह करके उसकी जो उसके अंदर क्या है, एसिड्स वगैरह बना देते हैं जिससे वहाँ की वेदरिंग होती है। तो बायोलॉजिकल के अंदर समझने वाला नहीं है, बस सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ है। समझने वाला था वो था आपका केमिकल वेदरिंग, जिसके अंदर रिएक्शन मेन इंपॉर्टेंट है, और सभी की मैंने आपको रिएक्शन लिखवा दी है। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर कंपटीशन लेवल वाली क्लास है, उसका लिंक दे दूंगा, आप उस क्लास को भी देख सकते हो। ठीक है, तो उस क्लास के अंदर भी मैंने इसी तरह इमेज के द्वारा आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आप उस क्लास को भी देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, और बाकी ये जो है थ्योरेटिकल क्लास जो है वो मैंने आपको उसके अंदर बेहतरीन पूरा करवा दिया है। ठीक है, तो अपने 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, और प्लस एक 5वां टॉपिक अपना कंप्लीट है। ठीक है, तो यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।